नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है ये रेगुलरली लिया जाता है डाइट में, क्योंकि जब वाटर सॉल्युबल विटामिन एक्सेस होता है तो ये यूराइन के थ्रू बाहर आ जाएगा, ये बॉडी में स्टोर नहीं रहता है। बस इसमें एक्सेप्शन है विटामिन B12, ये बॉडी में स्टोर रहता है। देखो अब वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन तो याद रखना पड़ेगा। तो इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक है कि ABCDEK इस फ्लो में याद कर लो। तो देखो जनरली बॉयल किसको करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, तो बी से याद आ जाएगा वाटर। तो बी के साथ एक और उसके पेयर में उसके नीचे वाला सी को ले लेना, तो ये जो हो जाएगा ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हो जाएगा। बाकी बात ADEK जो हो जाएगा फैट सॉल्युबल विटामिन हो जाएगा। अब यहाँ पे टेबल दिया गया है, इसमें विटामिन का नेम बताया गया है एंड ये विटामिन किधर से आता है वो बताया गया है एंड इस विटामिन के कमी से क्या होता है वो सब बताया गया है। तो फर्स्ट नेम दिया गया है विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स है फिश, लिवर, वाइल, कैरोट्स, बटर एंड मिल्क। एंड विटामिन ए के डिफिशियंसी से होता है जीरोफथेलमिया। जीरोफथेलमिया में क्या होता है कि कॉर्निया जो आई का होता है वो हार्ड हो जाता है। एंड जनरली हमें पता रहता है विटामिन ए के कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट है विटामिन B1 जिसको कि थायमिन बोलते हैं एंड इसका सोर्स होता है ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स वगैरह। एंड विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। एंड बेरी बेरी में क्या होता है कि लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, मतलब कि वेट लॉस हो जाता है। एंड सेकेंड है रिटार्ड ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ भी उतना अच्छा से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट विटामिन दिया गया है विटामिन B2 जिसको कि बोलते हैं राइबोफ्लेविन एंड इसका सोर्स होता है मिल्क, एग वाइट, लीवर एंड किडनी। विटामिन B2 के डिफिशियंसी से होता है चिलियोसिस। चिलियोसिस में क्या होता है कि माउथ के कॉर्नर पे फिशरिंग हो जाता है एंड लिप्स पे भी। विटामिन B2 के कमी से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी होता है एंड बर्निंग सेंसेशन वगैरह हो जाता है स्किन में। नेक्स्ट है विटामिन B6 जिसको कि बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। इसका सोर्स होता है ईस्ट, मिल्क, एग योक, सीरियल्स एंड ग्राम्स वगैरह। एंड विटामिन B6 के डिफिशियंसी से होता है कॉन्वुल्सियंस। इसमें क्या होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है इनवॉलेंट्री वे में, उस पर ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। नेक्स्ट है विटामिन B12। इसका सोर्स होता है मीट, फिश, एग एंड कर्ड वगैरह। विटामिन B12 की कमी से होता है परनेसियस एनीमिया और इसमें क्या होता है कि RBC जो होता है ये डिफिशियंट होता है हेमोग्लोबिन से। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड एंड इसका सोर्स है साइट्रस फ्रूट, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन सी के कमी से होता है स्कर्वी जिसको कि बोलते हैं ब्लीडिंग गम्स। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्स है सनलाइट, फिश एंड एग योक। विटामिन डी के कमी से होता है रिकेट्स जिसको कि बोलते हैं बोन डिफॉर्मिटीज एंड ये जो रिकेट का प्रॉब्लम होता है वो चिल्ड्रेन में होता है। एंड विटामिन डी के कमी से एक और डिजीज होता है जिसको कि बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसमें बोन जो होता है ये सॉफ्ट हो जाता है एंड एडल्ट वगैरह में जॉइंट पेन वगैरह होने लगता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का सोर्स है वेजिटेबल ऑयल्स लाइक व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। विटामिन ई के कमी से मस्कुलर वीकनेस वगैरह क्रिएट हो जाता है एंड फ्रैगिलिटी ऑफ RBC जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड विटामिन के कमी से हो जाता है, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि कट वगैरह लगेगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। जितना भी स्पीसीज होता है वो अपने एंसेस्टर से रिसेंबल करता है। एंसेस्टर से रिसेंबल करने का मतलब ये हुआ कि जो भी स्पीसीज रहता है उसके पास कुछ ना कुछ कैरेक्टर होता है एंसेस्टर वाला। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे ट्रांसमिट हुआ है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। तो ऑब्जर्व किया गया कि न्यूक्लियस जो होता है लिविंग सेल में ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन के लिए। एंड ये जो ट्रांसमिशन वाला प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर पास करता है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। पार्टिकल्स जो रहता है न्यूक्लियस में
वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए एंड उस पार्टिकल को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है ये बना हुआ रहता है प्रोटीन से एंड अनदर टाइप के बायोमोलिक्यूल से जिसको कि बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड कितना टाइप का होता है, ये मेनली 2 टाइप का होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको कि डीएनए बोलते हैं एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको कि आरएनए बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, इसलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जब हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं डीएनए या फिर आरएनए को तो वहाँ से यील्ड होता है पेंटोज शुगर, मतलब कि हमें मिलता है पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलता है जिसको कि बेस बोलते हैं। तो डीएनए जो होता है ये बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज होता है एंड आरएनए जो होता है ये बीटा D राइबोज होता है। तो दोनों तो सेम ही नेम है, बस यहाँ पे डीऑक्सी लगा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है आरएनए एंड डीएनए का, दोनों स्ट्रक्चर एकदम सेम है, बस डिफरेंस है सेकेंड कार्बन नंबर पे। यहाँ पे सेकेंड कार्बन नंबर पे OH प्रेजेंट है एंड यहाँ पे सेकेंड नंबर कार्बन पे H प्रेजेंट है। नेक्स्ट है डीएनए में कंटेंट रहता है 4 बेस, एडेनाइन जिसको कि शॉर्टकट में ए बोलते हैं, गुआनिन को G बोलते हैं, साइटोसिन को C बोलते हैं एंड थायमिन को T बोलते हैं। आरएनए में भी कंटेंट रहता है 4 बेस। फर्स्ट 3 बेस जो होता है ये सिमिलर डीएनए के जैसा होता है, बट यहाँ पे 4th वाला जो होता है ये यूरासिल होता है। देखो प्यूरिन के लिए रखना AG याद एंड उसके बाद क्या करना कि एडेनाइन का बॉन्डिंग होता है थायमिन के साथ, गुआनिन का बॉन्डिंग होता है साइटोसिन के साथ एंड एक एक्स्ट्रा याद रख लेना यूरासिल। तो डीएनए का बात करें तो डीएनए में ए भी प्रेजेंट रहता है, जी भी प्रेजेंट रहता है, टी भी प्रेजेंट रहता है एंड सी भी प्रेजेंट रहता है। एंड वही आरएनए का बात करें तो आरएनए में भी ए प्रेजेंट रहता है, जी प्रेजेंट रहता है, बस आरएनए में थायमिन प्रेजेंट नहीं रहता है। आरएनए में थायमिन के जगह यूरासिल प्रेजेंट रहता है एंड इसमें सी भी प्रेजेंट रहता है। तो बस डिफरेंस आता है टी की जगह। यहाँ पे फिगर दिया गया है तो फिगर भी अच्छा से याद रख लेना क्योंकि ये पूछा जाता है। ये है एडेनाइन, ये है गुआनिन एंड प्यूराइन में आता है AG। तो AG आएगा तो ये डबल रिंग होगा, यहाँ पे देख सकते हैं डबल रिंग होगा। अगर वही पायरिमिडिन आएगा तो वो सिंगल रिंग होगा। ये देख सकते हैं साइटोसिन का फिगर है, फिर ये थायमिन का है, फिर ये यूरासिल का है। देखो हमें फिगर याद रखना है प्यूराइन के लिए एंड पायरिमिडाइन के लिए। तो प्यूराइन में आता है AG एंड ये 2 रिंग वाला होता है एंड पायरिमिडाइन में आता है एडेनाइन का, थायमिन, गुआनिन का, साइटोसिन एंड ये सिंगल रिंग वाला होता है। तो ये सब में बेंजीन बना लो 1 2 एंड यहाँ पे भी बना लो 1 2 एंड ये 2 रिंग वाला है तो सिंपल इस टाइप से बना लो। एंड ये जो रिंग है इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, मतलब ये छोटा वाला जो रिंग है इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। एडेनाइन में भी सेम रहता है एंड गुआनिन में भी सेम रहता है। ये कार्बन नंबर 1 मान लो तो कार्बन नंबर 1 पे चेंज होता है एंड 3 पे चेंज होता है। तो कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे C रहता है तो यहाँ पे सिंपल NH2 होगा। अब इसको याद कैसे रखें तो ये देखो एडेनाइन है A से शुरू होता है एंड NH2 का भी नेमिंग A से स्टार्ट होता है। अब आता है गुआनिन। तो गुआनिन के लिए सिंपल याद रखना ये जो फर्स्ट कार्बन है C यहाँ ये होगा CO एंड ये जो थर्ड कार्बन है यहाँ पे NH2 होगा। बस इतना का ही डिफरेंस होगा, बाकी बात सब सेम होगा। अब पायरिमिडाइन के लिए लिखे तो यहाँ पे हमें 3 रिंग बनाना है बेंजीन का 1 2 3। तो यहाँ पे थायमिन लिख लो, साइटोसिन लिख लो एंड यूरासिल लिख लो। ये है साइटोसिन। तो साइटोसिन से सिस याद रखना। सिस में मतलब क्या होता है कि सेम सेम होता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना NH2 लिखना एंड यहाँ पे NH लिखना एंड ये जो NH2 है ये कार्बन पे ऐड है ऐसे NH2। इसको मान लो कार्बन नंबर 1 तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1 एंड यहाँ पे जो होता है N होता है तो कार्बन में इसको काउंट नहीं करेंगे
तो ये हो जाएगा। बस यहाँ पे ऐसे ही 2 लिख दी हूँ। एंड यहाँ पे जो 3 पोजीशन आएगा, मतलब कि यहाँ पे कार्बन नहीं होता है, तो यहाँ पे CO होगा इस टाइप से। सब में 3 पोजीशन पे CO होगा, इधर भी CO होगा। थाइमिन एंड यूरासिल का स्ट्रक्चर काफ़ी सेम होता है, तो यहाँ पे CO है तो इधर भी CO होगा एंड इधर भी CO होगा। ये यूरासिल है एंड ये थाइमिन है, तो CO के बगल में यहाँ पे CH3 होता है। बस इतना का ही डिफरेंस होता है। बाकी बात नीचे NH इसमें भी होता है, NH इसमें भी होता है। बाकी बस सारा जो एटम रहता है वो सेम रहता है। बस इतना रफ वे में याद रख लो तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कहीं से पता चलता है ये गायब कर देता है, कहीं से ये गायब कर देता है, एंड हमसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे क्या होगा। तो अब स्ट्रक्चर सबका आसानी से बना सकते हो। सिंपल याद रखना कि प्यूराइन में 2 रिंग होता है। जहाँ पे 2 रिंग होगा वहाँ पे कार्बन नंबर 5, मतलब कि कार्बन 5 प्रेजेंट रहेगा। एंड पायरिमिडाइन में सिंगल रिंग होता है, तो यहाँ पे सिंगल रिंग रहता है तो टोटल कार्बन 4 प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले मैं फिगर बना के बता देती हूँ पायरिमिडाइन के लिए, मतलब ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सिंपल एक बेंजीन बनाओ इस टाइप से। एंड मैं एग्जाम्पल लेती हूँ साइटोसिन का। तो यहाँ पे 4 कार्बन अरेंज करो, 1 2 3 एंड एक गैप यहाँ पे छोड़ दो एंड यहाँ पे कार्बन लगा दो। तो रिंग में क्या रहता है, कार्बन रहता है या फिर नाइट्रोजन रहता है। तो यहाँ पे कार्बन टोटल 4 लिख लिए। अब क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देंगे एंड यहाँ पे NH2 लगाएंगे। अब डबल बॉन्ड वगैरह में कंफ्यूज मत होना, इसको याद रखने का कोई नीड नहीं है। कार्बन जो होता है ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये हो गया 1 2 3, एक और बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देंगे। अब इसके लिए देखेंगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया एंड एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये 3 बॉन्ड हो जाएगा। एंड फिर बीच में एक बॉन्ड लगा देंगे तो ये 4 बॉन्ड बना लेगा, 1 2 3 4। एंड फिर इसके लिए देखें तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देंगे तो ये 4 बॉन्ड बना लेगा। एंड साइटोसिन में यहाँ पे O लगा देते हैं, तो ये फिगर हो गया बन के तैयार। तो इसी को मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्यूराइन के लिए बता देती हूँ। प्यूराइन में 2 रिंग होता है, तो यहाँ पे सिंपल एक बेंजीन बना लेते हैं इस टाइप से एंड एक और रिंग बना लेते हैं। प्यूराइन में 5 कार्बन इन्वॉल्व रहता है। मैं यहाँ पे एडिनाइन के हेल्प से समझा दे रही हूँ। ये स्ट्रक्चर एडिनाइन का बना रही हूँ। तो देखो जैसे कार्बन लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, बीच में गैप छोड़ देंगे, एक कार्बन 4 हो गया। बट यहाँ पे 5 कार्बन का इन्वॉल्वमेंट है तो एक कार्बन यहाँ पे लगा देंगे। एंड रिंग में क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, कार्बन रहता है। तो यहाँ पे कार्बन लिख दिए हैं, अब नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा, ये भी नाइट्रोजन होगा, ये भी नाइट्रोजन होगा। तो मैं इसको मान लेती 1 2 3। तो ये जो है एडिनाइन है, ए से स्टार्ट हो रहा है एंड NH2 का भी नेमिंग ए से ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे सिंपल NH2 लगा देंगे। एंड फिर बोली हूँ डबल बॉन्ड वगैरह के लिए हमें नहीं सोचना है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया एंड एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा एंड यहाँ पे एक और बॉन्ड लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। एंड फिर यहाँ पे कार्बन है तो ये 1 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गया एंड यहाँ पे एक और बॉन्ड लगा देंगे तो अब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो 1 2 3 4, मतलब कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। सब में हमें चेक करना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। 1 2 यहाँ पे भी नहीं बना रहा है तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड लगा देंगे तो ये 1 2 3 4 कार्बन अब 4 बॉन्ड बना रहा है। फिर इसके लिए चेक करेंगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, एक हाइड्रोजन लगा देंगे तो 3 हो जाएगा, एक और यहाँ पे लगा देंगे तो 1 2 3 4 हो गया। तो ये सब को मैं छोड़ भी सकती थी, लेकिन देखो मैं टेस्ट वगैरह दी थी तो उसमें पूछ लिया जाता है कि रिंग में कितना कार्बन इन्वॉल्व रहता है, कितना नाइट्रोजन इन्वॉल्व रहता है। तो इसी टाइप से सारा स्ट्रक्चर को बना सकते हो। यहाँ पे देख लेना, मैं 2 को अच्छा से बना के बता दी हूँ। सारा का बनाऊँगी तो टाइम बहुत लग जाएगा एंड लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड।